नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रतिका। अभी स्क्रीन पर मैं आपको एक टेक्स्ट दिखाऊंगी और आपको वो टेक्स्ट याद करना है। ठीक है, पढ़ लिया आपने? याद हो गया? नहीं, अभी तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस पूरे लाइन को कितने देर में याद कर सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? हाँ, 15 मिनट तो बहुत होता है। चाहे कुछ समझ में आए नहीं आए, मैं ये याद तो कर लूँगी 15 मिनट में, है ना? यही आपका जवाब होगा। अब मैं आपको एक और लाइन दिखाती हूँ। आप मेरे को ये बताओ, ये लाइन आप कितने देर में याद कर सकते हो? ये देखिए, कितने देर में याद हुआ? 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट? पढ़ते ही याद हो गया? कैसे? वो इसमें याद करने का क्या यार? गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं। लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। ये तो ऑफ कोर्स 1 मिनट भी नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो क्या था। वो एक्चुअल में यही चीज लिखी हुई थी, बट स्पेनिश में लिखी हुई थी। जो चीज आपको क्लियरली दिखती है, समझ में आ जाती है, उसको समझने में, उसको याद करने में टाइम नहीं लगता। बट जो चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी, उसको याद कैसे करेंगे? यही है मेरा पॉइंट। और बच्चों के साथ भी यही होता है। इसी के लिए मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स अभी बताऊंगी कि बच्चे को समझ में आना ही आना है, चाहे टॉपिक कैसा भी हो। मैं मानती हूँ अभी आप बोलोगे चैप्टर्स कितने डिफिकल्ट होते हैं, तुमको आइडिया है? ऐसे थोड़ी ना गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, इतना इजी लाइन्स थोड़ी होता, वरना तो कोई भी याद कर लेता। आई नो, आई अंडरस्टैंड, चैप्टर्स इतने ईजी नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और उसको समझाना और समझना और याद करना तीनों अलग अलग चीज़ें और बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं। आई एग्री। इसीलिए मेरी टेक्निक सुन लीजिए पहले। मैं क्या करती हूँ, चाहे किसी भी लैंग्वेज का वो चैप्टर है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज का, सबसे पहले आप बच्चे को बोलिए तुम इस चैप्टर को या इस पैराग्राफ को पढ़ो। ठीक है? और अगर बच्चा अभी तक पूरा पढ़ने जितना बड़ा हुआ नहीं है कि बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली पढ़ ले, तो आप उसको पढ़ के सुनाओ वो पूरा पैराग्राफ। ठीक है? उसके बाद में आप समझाने मत लग जाओ कि इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है। नहीं, आप बच्चे को बोलो तो ये पैराग्राफ तुमने पढ़ा, इसमें से तुम्हें क्या समझ में आया? बच्चे को पूछो। क्या होता है ना, हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। हो सकता है इस पूरे जो एक पैराग्राफ पढ़ा उसमें से 3 लाइन का मतलब उसे समझ में आ गया और 3 लाइन का नहीं समझ में आया। पर हम लोग वो 3 लाइन, पहले 3 लाइन को इतना ज़ोर ज़ोर से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सामने वाला बच्चा है ना, वो बोलेगा नहीं ये बात कभी भी, पर मन मन में लगेगा यार कितना बोर कर रही है मम्मा, ये पता है मेरे को, ये मेरे को समझ में आ चुका है, बार बार एक ही बात क्यों बोलती है। और जब आप नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पे जाओगे, जो चीज़ उसको नहीं समझ में आया था, तब तक वो इंटरेस्ट खो चुका होगा। वही अगर आपको ये आदत रहेगी कि चैप्टर ख़त्म होते ही बच्चे को पूछना है कि क्या समझ में आया बताओ, तो पहली बात तो बच्चा अटेंटिवली सुनेगा, उस अच्छे से वो पैराग्राफ को रीड करेगा, क्योंकि उसको पता है पैराग्राफ रीड करने के बाद ही मम्मी मेरे को तुरंत पूछेगी कि तुमको क्या समझ में आया, तो मेरे को बताना है। तो वो एकदम अटेंटिवली रीड करेगा। रीड करने के बाद में आपको बताएगा कि मुझे ये समझ में आया। अब आपको क्या करना है, उसको जो पॉइंट समझ में आ चुकी है उसको रिपीट नहीं करना है, जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसको समझाना है। और वो समझाने के बाद में जो उसको समझ में आ चुका है, जो आपने समझाया है, दोनों को मिला के पजल को सॉल्व करके उस पूरे पैराग्राफ को समझाना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जर्मिनेशन का। बच्चों को अगर हमें समझाना है कि जर्मिनेशन क्या होता है, उसके बारे में चैप्टर है, तो एक जो बीज होता है, वो बीज जब हम बोते हैं और वो पौधा बन जाता है, उस पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। ये चीज़ हमने चैप्टर में उसको रीड करके समझाई। फिर उसको आज के डेट में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम वर्बली समझाए, सिर्फ बोल के समझाए, हम वीडियोस दिखा सकते हैं, फोटोज़ दिखा सकते हैं। ये तो जर्मिनेशन तो चलो प्लांट का बात हुआ, जो आप सामने करके भी दिखा सकते हो कि इस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। प्लैनेट्स के बारे में चैप्टर आएंगे तब क्या, तब आप प्लैनेट्स तो आप ला के नहीं दिखा सकते, तो उसके बारे में हम लोग वीडियोज़ दिखा सकते हैं। उस मेन पॉइंट क्या है, वीडियोस दिखाओ, फोटोज़ दिखाओ, जो करना है करो, पॉइंट को समझाओ। जैसे कि फर्स्ट में मैंने आपको समझाया, अगर कोई चीज़ समझ में आ गई, उसको याद करना कितना इजी है। तो मेन इस पे फोकस रखो कि जो भी चैप्टर है, जिस भी टॉपिक रिलेटेड है, उस चैप्टर को मीनिंग अच्छे से समझाना है। अगर मतलब समझ में आ गया ना बच्चे को, तो क्या होगा, उसको उसके बाद में क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस फॉर्म करना है। अगर मेरे बच्चे को समझ में आ गया कि जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, तो उसको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जर्मिनेशन वर्ड याद रखना है, वो हमें ज़रूर याद कराना पड़ेगा कि ये जर्मिनेशन ये वर्ड है। ठीक है? उसके बाद उसका मीनिंग क्या है, उसको सिर्फ इंग्लिश आने की ज़रूरत है। जिस भी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम है, वो लैंग्वेज अच्छे से आने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं
मैं समझा भी दूँ तो बच्चा शायद हिंदी में या मेरे रीजनल लैंग्वेज में समझ जाए, बट वो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाता। इसके लिए मुझे उसको रट्टा दिलवाना पड़ता है, इसलिए मुझे उसे याद करवाना पड़ता है। तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए कि इंग्लिश बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने शेयर किए हैं, जैसे कि चैनल का नाम ही है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगी। सिर्फ किताबें में पढ़ के नहीं बोल रही हूँ या फिर कहीं ऑनलाइन सर्च किया जो जो लिखा हुआ आया था बस आपको पढ़ दिया, वैसा नहीं है। सारे प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप एक्चुअल में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो देखो, मैं यहाँ पे उसका लिंक दे रही हूँ। उसमें मैंने समझाया है कि इंग्लिश बच्चे को आप कैसे सिखा सकते हो। तो मेन अगर जो टॉपिक है वो समझ में आ गया ना, वो क्लियर हो गया ना, तो उस चैप्टर को याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद में अगर बच्चा ऊपर के स्टेज में है, बड़े क्लास में, तब आप उसको बहुत सारे ट्रिक्स बता सकते हो। जैसे हम लोग करते थे कि अगर टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, 4-5 सॉइल्स के नाम है, तो ये नाम तो मुझे याद रखने ही पड़ेंगे ना, उसका मीनिंग क्या है ये मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो वो 5 सॉइल का जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम लोग लिख लेते थे और फिर उसका एक वर्ड बना लेते थे। सिर्फ उस एक वर्ड को याद रखते थे कि 5 वर्ड को, जैसे SAPR अगर है तो SAPR याद रखते थे। एस से ये वर्ड है, ए से ये, पी से ये, आर से ये, तो SAPR याद रखना। सिर्फ ये क्वेश्चन आते ही SAPR, ये क्वेश्चन पता है SAPR, तो वो क्वेश्चन आते ही हमें पता है कि एस से ये सॉइल है, ए से ये है, आर से ये है। मतलब आप समझ गए हैं पॉइंट को। हम तो यही टेक्निक यूज़ करते थे, आई थिंक सभी को यही टेक्निक यूज़ करते हैं जब बड़े बड़े क्लास में चले जाते हैं और बड़े क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। यहाँ पर ये वीडियो स्पेशली बेसिक्स के लिए बना हुआ है, क्लास 1, 2, 3, जहाँ पे हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमें जो क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, छोटे टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, डिटेल में नहीं है टॉपिक। तो जहाँ बेसिक है वहाँ पे अगर हम बेसिक ही अगर स्ट्रॉन्ग कर दे, बच्चे को अच्छे से समझा दे, उनको दिमाग में भर जाए कि आज वो क्लास 1 की पढ़ाई क्लास 3 में जाके भी उसको कोई पूछेगा इसका क्या मतलब है, तो वो उसका जवाब दे पाएगा, क्योंकि उसका रट्टा नहीं मारा हुआ, उसका समझा हुआ है वो चीज़। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, आपको पता है इस चैप्टर में तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, पढ़ा चुका है, सब कुछ याद कराया हुआ, पर ये चीज़ें बार बार भूलता है, तो ना आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रैंडमली उसके बारे में बात किया करो और आप नाटक किया करो, यार वो क्या पॉइंट था मेरे को याद नहीं आ रहा, वो था ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और फिर बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने दिया करो और बताने दिया करो, अरे उसका तो ये पॉइंट था। सिर्फ वो चीज़ें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा, तो उन क्वेश्चंस को आप इस तरह से पूछ सकते हो। अपने आप को एजुकेट पहले करिए, फिर बच्चे को पढ़ाइए। अगर किसी टॉपिक को हमें क्लियर नहीं है तो हम बच्चे को कैसे क्लियर करेंगे। इसीलिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप खुद भी गूगल करिए, आप खुद भी वीडियोस देखिए और उस टॉपिक को अच्छे से समझिए, ताकि आप बच्चे को अच्छे से समझा सकें। आई थिंक ये कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।